हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 2 कि वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्या हैं, फॉरेस्ट क्या है, इनके हमारे जीवन में यूजेस क्या है और इनका कैसे डिग्रेडेशन हो रहा है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इनको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे इनको हम संरक्षित करें, जिससे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इनका बेनिफिट ले सके। मैनी फॉरेस्टर एंड इन्वायरमेंटलिस्ट, बहुत सारे ऐसे पर्यावरणविद हैं, होल्ड द व्यू दैट द ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर्स बिहाइंड द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर ग्रेजिंग एंड फिल वुड कलेक्शन। बहुत सारे ऐसे पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण के जानकार हैं, जो ऐसा मानते हैं कि जो पर्यावरण का नुकसान है वो किस लिए होता है, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। हम जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं जंगलों से और जानवरों को वहीं अपने चराते हैं। दो देर में भी सम सब्सटेंस इन दियर आर्गूमेंट, हो सकता है कि इसमें कुछ सच्चाई हो, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स दैट द सब्सटेनियल पार्ट ऑफ द फ्यूल फॉर्डर डिमांड्स इन मेड बाई लूपिंग रादर देन बाई फॉलिंग इंटायर ट्रीज। लेकिन ये भी बात है कि जब हम जंगलों से लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, जलाने के लिए ईंधन इकट्ठा करते हैं, तो हम पेड़ों की कुछ टहनियाँ काटते हैं, ना कि पूरा पेड़। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर रिपोजिटर्स ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। और ये जो जंगल हैं, वन हैं, ये देश के बहुत ज़्यादा जो मूल्यवान खनिज हैं, पदार्थ हैं, उनके संसाधनों का ये संचय कोष है, भंडार है। एंड अदर रिसोर्सेज दैट मीट डिमांड्स ऑफ रैपिडली एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी, और बहुत तेज विकसित होती शहरी अर्थव्यवस्था, शहरी उद्योग धंधे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। दीज प्रोटेक्टेड एरियाज दस मीन्स डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल। इसका मतलब ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, आरक्षित क्षेत्र हैं, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं। दस मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, और देयर इन लाइज द फर्टाइल ग्राउंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स, और ये अलग अलग लोगों के लिए संघर्ष के लिए परिस्थितियां पैदा करते हैं। द हिमालयन एव इन ट्रबल, हिमालय पे पाया जाने वाला एव, जिसको हम एक प्रकार का चीड़ का पेड़ होता है, सदाबहार वृक्ष होता है, ये क्या है, अब संकट में है। द हिमालयन एव इज अ मेडिसिनल प्लांट, ये कैसा पौधा है, ये औषधीय पौधा है। फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है। अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टैक्सोल, इसमें एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम टैक्सोल कहते हैं। इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क, नीडल्स, ट्विग्स एंड रूट्स ऑफ दिस ट्री। और ये जो टैक्सोल है, इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, इसकी छाल से, इसकी नीडल्स से, इसकी टहनियों से और इसकी जड़ों से। एंड इट हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड टू ट्रीट सम कैंसर्स। और ये जो टैक्सोल नाम का इससे केमिकल रसायन निकाला जाता है, ये कुछ प्रकार के कैंसर्स में यूज किया जाता है, उसके इलाज में यूज किया जाता है। द ड्रग इज नाउ द बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग इन द वर्ल्ड। और ये जो दवाई है, ये सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की दवाई है, कैंसर की ड्रग है। द स्पाइसेस इज अंडर ग्रेड थ्रेट ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और अब ये जो प्रजाति है, इसके बहुत ज़्यादा दोहन के कारण, इसके निष्कासन के कारण इसको क्या पैदा हो गया है, खतरा पैदा हो गया है। ग्रेट हीट इन द लास्ट 1 डिकेड, पिछले एक दशक में 1000 ऑफ यू ट्रीज हैव ड्राइड अप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ क्या हो गए हैं, सूख गए हैं। इतनी अच्छी औषधि है ये, कैंसर जैसी बीमारियों के लिए
यूज की जाती है, इससे जो औषधि निकलती है, ड्रग निकलती है, ये स्पाइसेस भी अब बहुत ज़्यादा डेंजर में है, खतरे में है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जो इनका आवास है उसका विनाश, हंटिंग इनका शिकार, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, environmental pollution, poisoning and forest fires are factors which have led to the decline of India's biodiversity. भारत की जैव विविधता है, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? इनका जो नेचुरल हैबिटेट है उनका विनाश, जंगली जानवरों को मारना, पर्यावरण का प्रदूषण, ये सारी चीज़ें शामिल हैं जिससे भारत में जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसका पतन हो रहा है। अदर इंपॉर्टेंट काजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस आर अनइक्वल एक्सेस, और दूसरे कारण हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कि असमान बंटवारा, असमान वितरण, इन इक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, और जो संसाधन है उनका जो रख रखाव है वो भी असमान है, उनका कंजप्शन भी असमान है, एंड डिफरेंशियल शेयरिंग और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है लोगों की वेलबींग के लिए, वो भी नहीं है। ओवर पॉपुलेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन साइटेड एज द काज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। मुख्य रूप से जो बहुत अधिक जनसंख्या है ये भी विनाश का मुख्य दोषी है। जो पर्यावरण का विनाश हो रहा है, क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण ये भी है। हाउएवर एन एवरेज अमेरिकन कंज्यूम्स 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज देन एवरेज सोमालियन। अगर हम बात करें एक औसत संसाधन में उपभोग की, तो जो एक सोमाली का नागरिक जितने संसाधनों का उपभोग करता है उसके 40 गुना ज़्यादा एक अमेरिकी उसको यूज करता है। 40 टाइम्स अमेरिकी कंज्यूम्स ज़्यादा है सोमालिया की अपेक्षा। जितना कंजप्शन रिसोर्सेस का सोमालिया का एक व्यक्ति करता है उसका 40 गुना एक व्यक्ति अमेरिका का करता है। इतना ज़्यादा है रिसोर्सेज का कंजप्शन। सिमिलरली द रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक ऐसे ही सिमिलरली द रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी, हमारे भारतीय समाज में रहने वाले 5% जो लोग हैं, 5% जो लोग हैं, प्रोबेबली कॉजेज मोर इकोलॉजिकल डैमेज। ये ज़्यादातर जो हमारा इकोलॉजिकल डैमेज होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, ये 5% लोग पहुंचाते हैं। बिकॉज ऑफ द अमाउंट दे कंज्यूम, क्योंकि वो अमाउंट जिसको ये कंज्यूम करते हैं। द पुरेस्ट 25%, 25% गरीबों की तुलना में ये 5% लोग ऐसे हैं जो हमारे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। द फार्मर शेयर मिनिमम रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एनवायरमेंट वेलबींग, और ये जो किसान है ये ज़्यादा ध्यान देते हैं पर्यावरण के रख रखाव में। द क्वेश्चन इज हु इज कंज्यूमिंग व्हाट फ्रॉम वेयर एंड हाउ मच। प्रश्न ये है कि कौन, क्या और कहां से और कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना उपभोग कर रहा है। क्या आप जानते हैं, डू यू नो दैट ओवर हाफ ऑफ इंडियन नेचुरल रिसोर्सेज फॉरेस्ट आर गॉन। भारत के लगभग आधे से अधिक जो प्राकृतिक वन है, नेचुरल फॉरेस्ट है, वो क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। 1/3 ऑफ इस वेटलैंड ड्रेन्ड आउट, लगभग जिसकी 1/3 भूमि है वो क्या हो चुकी है, सूख चुकी है, जहां कभी वाटर हुआ करता था। 70% ऑफ इट्स सरफेस वाटर बॉडीज
पोल्यूटेड। 70% ये 70% लगभग जो वाटर बॉडीज हैं, जो सरफेस पे पाया जाता है, वो क्या हो चुका है? पोल्यूटेड हो चुका है। 40% ऑफ इट्स मैंग्रोव्स वाइप्ड आउट, और इसके जो 40% मैंग्रोव क्षेत्र हैं वो क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं, वाइप्ड आउट, साफ हो चुके हैं। एंड विद कंटिन्यूड हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड commercially available plants, thousands of plants and animals species are heading towards extinction। और बहुत सारे जंगली जानवर जिनका क्या करते हैं? शिकार करते हैं, व्यापार होता है, और इकोनॉमिक दृष्टि से, कॉमर्शियल की दृष्टि से इनका बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए हम और इनको क्या करते जा रहे हैं? नष्ट करते जा रहे हैं, इनका शिकार करते जा रहे हैं। इसलिए कहाँ पहुँच गए हैं? टुवार्ड्स एक्सटिंक्शन, विलुप्त होने के कगार पे। इतना सारा खतरा है हमारे भारत में। लगभग जो प्राकृतिक जंगल है आधे से अधिक वो खत्म हो चुके हैं। जहाँ कभी बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था, वेटलैंड हुआ करती थी, वो सूख चुकी है। हमारे सरफेस पे जो पानी पाया जाता है लगभग कितना? 70% वो पोल्यूटेड हो चुका है। 40% जो मैंग्रोव्स हैं वो वाइप्ड आउट हो चुके हैं। इतना सारा हमारे इन्वायरमेंट को डेंजर पहुंच चुका है। अगर अभी भी हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो आने वाली जनरेशन के बारे में कुछ नहीं बचेगा। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू। ये जो जंगल हैं, ये वन्य जीव हैं, इनका विनाश करना ये सिर्फ बायोलॉजिकल इशू नहीं है, ये जैव विज्ञान का इशू नहीं है। द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। अगर जैव मंडल का विनाश होता है, जैव विज्ञान का विनाश होता है, इसका मतलब ये हमारी जो संस्कृति है उसकी विविधता का भी विनाश हो रहा है। सच लॉसेस हैव इंक्रीजिंगली marginalized and improvised many indigenous and other forest dependent community who directly depend on various components on the forest and wildlife for food, drink, medicine, culture, spirituality, etc. बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो किस पे आधारित थी? वनों पे आधारित थी। अब ये इकोनॉमिक रूप से नीचे पहुंच गए हैं, और ये जो कम्युनिटी हुआ करते थे, ये समुदाय हुआ करते थे, ये काफ़ी हद तक अपनी जीविका के लिए किस पे डिपेंड करते थे? इन फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पे, ड्रिंक, मेडिसिन, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, etc। अब ये भी बहुत नीचे पहुंच गए हैं, बहुत ही ज़्यादा हाशिए पे पहुंच गए हैं। विद इन द पुअर वुमेन आर अफेक्टेड मोर देन मेन। अगर हम बात करें महिला और पुरुषों की, तो पुरुषों के ज़्यादा अपेक्षा महिलाओं पे ज़्यादा जो वर्क फोर्स है वो बढ़ता जा रहा है। इन मैनी सोसाइटीज़ वुमेन बियर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूल्स। बहुत सारे ऐसे समाज हैं, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिन पे जो ईंधन का कलेक्शन का कार्य होता है वो महिलाओं पे होता है। चारे का कार्य महिलाओं पे होता है, वाटर का कार्य भी महिलाओं पे होता है, अदर बेसिक सब्सटेंस नीड्स और दूसरी जो बेसिक आवश्यकताएं होती हैं उनकी जिम्मेदारी भी महिलाओं पे ही होती है। इसलिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं पे इसका ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ा है। एज दीज रिसोर्सेज आर डिप्लेटेड, क्योंकि ये रिसोर्स क्या हो चुके हैं? ख़त्म हो चुके हैं, डिप्लेट हो चुके हैं, इनकी बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है। इसलिए द ड्रेजरी ऑफ वुमेन इंक्रीज, इसलिए जो महिलाओं का कार्य है उसका भार है वो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। समटाइम्स दे हैव टू वॉक फॉर मोर देन 10 किलोमीटर्स टू कलेक्ट दीज रिसोर्सेज। इसलिए कई बार उनको
10-10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है इन रिसोर्सेस को, इन संसाधनों को जुटाने के लिए। दीज सीरियस health problems for women and negligence of home and children because of the increasing hours of work। इसलिए जो और दूसरी समस्याएं हैं जैसे हेल्थ प्रॉब्लम, ये बढ़ती जा रही है क्योंकि इनको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ता है, एंड विच ऑफन द सीरियस सोशल इम्प्लीकेशन, और बहुत सारी सामाजिक गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। अब चूंकि इनके काम का बोझ बढ़ जाता है, द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज सेवियर ड्रॉट ऑफ डिफोरेस्टेशन, इंड्यूस्ड फ्लड्स etc आल्सो हिट द पुअर द हार्डेस्ट। और बहुत सारी समस्याएं जैसे सूखा, डिफोरेस्टेशन, बाढ़, इससे और ज़्यादा जो इन गरीब लोगों का हार्ड वर्क है वो बढ़ जाता है। पॉवर्टी इन दीज केसेस इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। ये जो गरीबी है ये सीधा इस पे असर पड़ता है इनका। Therefore, forest and wildlife are vital to the quality of life and environment। इसलिए आवश्यक हो जाता है ये जो वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा इसका गुण है, काहे के लिए, पर्यावरण के लिए और हमारे जीवन के लिए भी। इट इज़ imperative to adopt the sound forest and wildlife conservation strategies। इसलिए आवश्यक है कि जो जंगल है, वन है और वाइल्ड लाइफ वन्य जीव है, इसके संरक्षण के लिए सही जो नीतियां हैं वो अपनाई जाएं, सही रणनीति अपनाई जाए इनके कंजर्वेशन के लिए। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। भारत में जंगल, वन और वन्य जीव का संरक्षण, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि भारत में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं जंगलों को और जंगली जीव जंतुओं को बचाने के लिए। कंजर्वेशन इज द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बिकम एसेंशियल। जिस प्रकार से जंगल, वन और वन्य जीव घट रहे हैं, इनका ह्रास हो रहा है, इसलिए इनका संरक्षण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। बट वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। लेकिन हमें वनों और जो वन्य जीव हैं इनका संरक्षण करना आवश्यक क्यों है। कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जब हम इनका संरक्षण करते हैं तो जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, पारिस्थितिकी है, ये बनी रहती है। एंड अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, और हमारे लाइफ को जो सपोर्ट करने का सिस्टम है, जीवन को जो हमारे सपोर्ट करता है, वो भी बना रहता है, जैसे वाटर, एयर एंड सॉइल। अगर हम वनों का संरक्षण करते हैं, वाइल्ड लाइफ का संरक्षण करते हैं, तो ये जो पारस्परिक साइकिल है ये मेंटेन रहता है। इट आल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, और इससे जो प्लांट्स की जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो भी क्या रहती है, बनी रहती है, उसको हम संरक्षित करते हैं। एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पाइसेस एंड ब्रीडिंग, जिससे जो विशेष प्रकार के स्पाइसेस हैं उनको हम और ज़्यादा से ग्रोथ कर पाएँ और उनकी नई बेटर ग्रोथ है, अच्छी ब्रीडिंग है, उसको भी कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज़। अगर हम उदाहरण के तौर पे बात करें कि तो जो हमारे कृषि में जो फसलें हैं, अभी भी हम उस पर जो पारंपरिक फसलें हैं, ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, उस पर ही डिपेंड करते हैं। फिशरीज टू आर हैविली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक डाइवर्सिटी, और जो जलीय जैव है, फिशरीज हैं, ये भी आमतौर पे मछली पालन बनाए रखने के लिए ही निर्भर है, जिससे
जो जलीय जैव विविधता है वो बनी रहे। इन 1960 एंड 1970 कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स। 1960 और 1970 के दशकों के दौरान जो पर्यावरण के संरक्षक हैं उन्होंने सोचा, उनको ऐसा लगा कि अब कहे की आवश्यकता है राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की। कंजर्वेशन डिमांड्स अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 और भारत में भारतीय वन्य जीव अधिनियम लागू हुआ 1972 में। इसमें प्रावधान क्या किए गए? विद वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स, और इसमें अलग अलग प्रावधान किए गए। जो नेचुरल आवास है उनको क्या किया जाएगा? इसमें संरक्षित किया जाएगा, प्राकृतिक आवासों को संरक्षित किया जाएगा। द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats and restricting trade in wildlife। और इसमें ये बताया गया कि जो ऐसी स्पाइसेस, ऐसी प्रजातियां जो खतरे में हैं उनके शिकार पे बैन किया जाएगा, इनको लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। Subsequently, central and many state governments established national park and wildlife sanctuaries। परिणाम स्वरूप बहुत सारे जो राज्य सरकार हैं उन्होंने और केंद्र सरकार ने मिलकर राष्ट्रीय उद्यान, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, पशु विहार हैं, सेंचुरीज हैं, उनकी स्थापना की। उनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। Which were gravely threatened including the tiger, और बहुत सारे ऐसे जानवर, ऐसी स्पाइसेस जो खतरे में थी, जैसे कि टाइगर, द वन हॉर्न राइनोज, द कश्मीर स्टैग ऑफ होंगल, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड द घड़ियाल, द एसिटिक लायन एंड अदर्स। ये कुछ वन्यजीव हैं, इनको संरक्षित किया गया, इनकी घोषणा की गई, इनको इंडेंजर कैटेगरी में रखा गया था। तो ऐसे स्पाइसेस, ऐसे जीव जंतु जो खतरे में हैं, विलुप्त होने वाले हैं, सबसे पहले उनको संरक्षित करने की बात की गई। हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन, इसको आंशिक या पूर्ण रूप से सुरक्षा दी गई अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया, कि भारत में इनका शिकार और इनका व्यापार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया, इनका रक्षण कर दिया गया। प्रोजेक्ट टाइगर, इसको कहते हैं बाघ परियोजना। टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पाइसेस इन द फैनुअल वेब। अगर हम बात करें इस वन्य जीव की, तो जो बाघ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक जंगली जाति है, स्पाइसेस है पूरे वर्ल्ड में। इन 1973 द अथॉरिटीज रियलाइज्ड, जो अथॉरिटीज थी उनको ऐसा लगा, महसूस हुआ दैट द टाइगर पॉपुलेशन, जो टाइगर्स की आबादी है, पॉपुलेशन है, हैड dwindled to 1827 from an estimated 55,000 at the turn of the century। उनको ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि जो बाघों की संख्या है वो 55,000 से घटकर अब कितनी रह गई है? 1827। The major threats to tiger population are numerous such as poaching for trade। और सबसे बड़ा जो खतरा था वो ये था कि इनको मारा जाता था, इनका शिकार किया जाता था और इनका व्यापार किया जाता था। दूसरा, श्रिंकिंग हैबिटेट, इनके जो आवासीय स्थल थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, श्रिंक होते जा रहे थे, सिकुड़ते जा रहे थे। डिप्लेशन ऑफ प्री बेस स्पाइसेस, दूसरा इनका शिकार किया जाता था। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन,
बढ़ती हुई मानव की आबादी, ये सारे कुछ कारण थे जिससे इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन एंड द यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन स्पेशली इन एशियन कंट्रीज लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। विशेष तौर पे जो टाइगर्स की स्किन थी, इसकी बोन्स थी और इनका यूज होता था कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में, कुछ पारंपरिक औषधियों में, इससे ये प्रजाति धीरे धीरे क्या होने लगी, विलुप्त होने लगी, खतरे में पहुंच गई, विशेष तौर पे एशियन कंट्रीज में। सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड habitat to about 2/3 of the surviving tiger population in the world, these two nations become prime targets for poaching and illegal trading। इसलिए भारत और नेपाल ये दुनिया के जो 2/3 टाइगर्स हैं, इनको नेचुरल हैबिटेट्स उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि ये जो देश हैं इन्होंने जो इलीगल ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों इन देशों के निशाने पे हैं, जो लोग गैर कानूनी रूप से इनका व्यापार करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ये विश्व की सबसे जो अच्छी वन्यजीव परियोजनाएं हैं उनमें से एक है, ये जो अभियान है। और इसका जो लॉन्च है, इसको कब किया गया था? 1973 में। टाइगर कंजर्वेशन हैज बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव एन एंडेंजर्ड स्पीसीज बट विद इक्वल इंपॉर्टेंस एज अ मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप्स ऑफ सीजेबल मैग्नीट्यूड। ये जो बाघ संरक्षण है, टाइगर रिजर्व है, ये सिर्फ टाइगर्स को बचाने के लिए या ऐसी प्रजातियों को बचाने के लिए नहीं है कि जो इंडेंजर्ड है, खतरे में है, बल्कि उतना ही महत्वपूर्ण, इसका उतना ही इम्पोर्टेंस है कि हम जो बायोटाइप्स है, जैव विविधता है, उसको भी हम बचाएं, उसको भी हम प्रिजर्व करें, जैव जाति को भी बचाना। सिर्फ टाइगर को नहीं या ऐसे स्पाइसेस को नहीं बचाना कि जो इंडेंजर्ड है, उसके साथ साथ जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसको भी बचाना है। कार्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व्स इन आसाम एंड पेरियर रिजर्व्स इन केरला आर सम ऑफ द टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। भारत में ऐसी ही कुछ परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे कि उत्तराखंड का कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का, राजस्थान का सरिस्का वाइल्ड लाइफ, मानस टाइगर आसाम और केरला का पेरियार। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं जो बाघ परियोजनाओं को चला रहे हैं, बाघों को संरक्षित कर रहे हैं। ठीक है।